दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी वर्ल्ड इनसाइट। एनसीईआरटी फॉर ऑल की इस सीरीज में हम लोग आज बात कर रहे हैं मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर्स की। ठीक है कि ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां कौन कौन सी हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पृथ्वी पर तापमान का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन है, सूर्य है। और सूर्य से भी जो लघु तरंग के रूप में ऊर्जा विकिरित होती है, जिससे क्या करती है, पृथ्वी का वायुमंडल लगभग पारदर्शक माध्यम के रूप में उसके लिए कार्य करता है। लेकिन इससे हमारा वायुमंडल है जो एटमॉस्फेयर, वो गर्म नहीं होता है। गर्म होता है जब वो पृथ्वी की सतह पर आती है और पृथ्वी की सतह उस जो आने वाली सौर ऊर्जा है उसको क्या करती है, लगभग उसके 15% भाग को अवशोषित करती है, कुछ समय के लिए अपने पास होल्ड करती है और वापस एमिट कर देती है, जिसको पार्थिव विकिरण कहा जाता है। तो उस पार्थिव विकिरण के कारण हमारा एटमॉस्फेयर फिर क्या होता है, गर्म होता है, क्योंकि उसमें होती है लॉन्ग वेव्स जो पृथ्वी में जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंबल है उससे बाहर नहीं जा पाती है। तो ऊष्मा वितरण की जो प्रमुख प्रक्रिया है उसमें अगर हम देखें तो 3 प्रमुख वितरण प्रक्रियाएं हैं, जिसमें एक है संचालन क्रिया जिसको कंडक्शन बोलते हैं, दूसरा है संवहन क्रिया जिसको कन्वेंशन बोलते हैं और तीसरा विकिरण क्रिया जिसको रेडिएशन बोलते हैं। संचालन क्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का संचालन वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का जो ठोस पदार्थों के कणों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ऊष्मा क्या होती है, प्रवाहित होती है, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होता है, जैसे इस पेन को आप देखिए, यह पेन क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। ठीक है, यह पेन गर्म हो रहा है तो इसका यह पेन गर्म हो रहा है और गर्म होकर फिर इसका पीछे को हिस्सा भी गर्म होता है। ऐसे ही इस कैंडल से आप देखिए, कोई लोहे की छड़ है, यहाँ पर गर्म हो रही है और यह पीछे को भी गर्म होने लगती है। मेनली इसमें क्या होता है कि जैसे कोई सतह है, ठीक है, पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह जब गर्म होती है तो इसके आसपास जो इससे जो यहाँ पे गैसेस होगी, वायुमंडल होगा, तो यह यहाँ पे इस वायुमंडल को भी क्या कर देगा, गर्म कर देगा। फिर ऊपर का वायुमंडल गर्म होने लगेगा, फिर इसके जो यहाँ पे कण होंगे, इन कणों के माध्यम से यह ऊपर का वायुमंडल भी गर्म होने लगता है। तो नीचे की गर्मी से क्या होता है, ऊपर की वायुमंडल भी क्या होने लगता है, धीरे धीरे माध्यम से, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट के माध्यम से क्या होने लगता है, ऊपरी वायुमंडल भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। हालांकि यह इतना बड़ा प्रभाव हमारे पृथ्वी के वायुमंडल पर नहीं डालता, लेकिन फिर भी यह क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर गर्म होने की प्रक्रिया होती है। दूसरा है संवहन क्रिया। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का संवहन वह प्रक्रिया होती है जिसमें पृथ्वी की सतह के गर्म होने से क्या होता है, वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। ऊपर क्यों उठती है, क्योंकि गर्म होकर कोई चीज़, ठीक है, जब वायु गर्म होती है तो गर्म होकर फैलती है तो आयतन में होती है क्या, वृद्धि। आयतन वृद्धि होती है और घनत्व में क्या होता है, घनत्व में आती है कमी। वायु होने लगती है हल्की, और हल्की चीज क्या होती है, ऊपर उठती है। ठीक है, ऊपर उठने से ऊपर का वायुमंडल क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, जैसे यहाँ से कोई वायु उठी, ऊपर पहुंची, यहाँ जाने तक इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूज किया और फिर क्षोभ सीमा से टकराए, वायु फैली, तो इतनी दूरी तय करने तक वायु क्या होने लगती है, ठंडी होने लगती है और नीचे बैठने लगती है। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, यहाँ पर आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से कंडीशन हो रही है। कोई चीज़ गर्म हो रही है, ऊपर उठ रही है, फिर ठंडी हो रही है, नीचे बैठ रही है। ठीक है, तो यह क्या होती है, एक प्रोसेस चलते रहती है। तो एनर्जी का ट्रांसफर क्या होता है, मास मोशन में जब क्या होता है, ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह वायु क्या होने लगती है, पहुंचने लगती है। तो जब क्या होता है, सतह से वायु ऊपरी एटमॉस्फेयर पे पहुंचती है, ठीक है, तो ऊपरी एटमॉस्फेयर को क्या करने लगती है, गर्म करने लगती है। फिर ऊपर का वायुमंडल गर्म होता है, फिर यहाँ से वायु और ऊपर पहुंचने लगती है, फिर ठंडी हवाएं क्या होने लगती हैं, नीचे को सिंक करने लगती हैं, बैठने लगती है। यह प्रक्रिया कहलाती है संवहन क्रिया। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में वायु गर्म होने पर कम सघन होकर ऊपर उठती है, जबकि ठंडी होने पर ज़्यादा सघन हो जाते हैं, अधिक सघन हो जाते हैं, जिससे नीचे बैठने लगती है। तो यह है संवहन की प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया है जो वायुमंडल के गर्म होने की, दैट नोन एज विकिरण। विकिरण में क्या होता है, ऊष्मा की विकिरण वह प्रक्रिया है
जिसमें ऊर्जा माध्यम की आवश्यकता के बिना, इसमें कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं उनके माध्यम से क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह हमको जो ऊष्मा है वह फील होती है। एज यू कैन सी यहाँ पर फ्लेम है, फ्लेम के आसपास, ठीक है, बिना किसी माध्यम के क्या होने लगेगी, यहाँ पर हमको गर्म फील होने लगेगा, ठीक है, यहाँ पर गर्मी होने लगती है। तो किसके माध्यम से हो रहा है, कोई भी माध्यम के नहीं होने के बावजूद भी हमको क्या हो रहा है, हमको वह जगह फील हो रही है, वहाँ पर गर्मी फील हो रही है। तो गर्मी फील हो रही है किसकी वजह से, विद्युत चुंबकीय तरंगों की वजह से, ठीक है। इसमें क्या होता है, सूर्य से आने वाली ऊष्मा है जैसे, या माइक्रोवेव जो हमारा भोजन गर्म करने लग रहा है, या जलता जो चूल्हा है वो हमको क्या दे रहा है, वहाँ पे हमको आसपास गर्मी फील होने लग रही है। तो यह सब किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से हो रहा है। हालांकि संचलन की प्रक्रिया और जो संवहन की प्रक्रिया है यह बहुत ज़्यादा हमारे वायुमंडल को गर्म नहीं करते, लेकिन जो विकिरण की मात्रा है यह प्रमुख है जो हमारे वायुमंडल को क्या करती है, गर्म करती है। अब विकिरण भी दो तरीके का होता है, ठीक है, विकिरण में दो तरीके के दो होते हैं विकिरण, एक जिसको हम बोल रहे हैं सौरिक विकिरण और एक जिसको हम बोलते हैं सौरिक और दूसरा है पार्थिव, ठीक है, पार्थिव विकिरण। इनको हम विस्तार से समझेंगे कि सौरिक विकिरण का कितना मात्रा हमारे वायुमंडल को क्या करता है, गर्म करता है, या फिर जो पार्थिव विकिरण है यह किस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करता है, ठीक है। सौरिक विकिरण में जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं इनकी गति क्या होती है, गति अत्यधिक होती है, गति होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड में कितना चलते हैं ये, लगभग 3 लाख किलोमीटर। तो ये क्या होती हैं, शॉर्ट वेव होती हैं। शॉर्ट वेव होने के कारण से ये क्या होती हैं, बहुत तेज गति से आती हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस का यह कंबल है इस ब्लैंकेट से पार कर जाती हैं। लेकिन ये जो जितनी मात्रा आ रही है इसके 15% को क्या करती है, हमारी पृथ्वी अवशोषित कर लेती है, ठीक है, पृथ्वी अवशोषित करती है 15% को, और इसके बाद इसको अगले कुछ समय के बाद क्या कर देती है, इसको यहाँ से उठा देती है, ठीक है। यह 15% को अवशोषित करने के बाद पृथ्वी क्या करती है, अगले सतह से कुछ समय बाद फिर वापस एमिट कर देती है, किसको, हीट को। यही जो एमिट होती है हीट, इसी को यह होती है दीर्घ तरंग के रूप में, ठीक है, दीर्घ तरंग जिसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग वेव्स बोलते हैं। तो लॉन्ग वेव्स के माध्यम से यह क्या होती है, पृथ्वी अवशोषित ऊष्मा को बाहर छोड़ देती है वापस। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो ब्लैंकेट हमारे एटमॉस्फेयर में बना हुआ है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस का ब्लैंकेट बना हुआ है, ये जो दीर्घ तरंगे हैं, जो पार्थिव विकिरण है, यह यहाँ से पार नहीं जाने पाती, ठीक है, यहाँ से पार नहीं जा पाती, जिसकी वजह से फिर क्या होती है, यहीं पे ट्रैप होके रह जाती है और हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करने लगती है, गर्म करने लगती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रभावी विकिरण भी बोला जाता है। किसको, पार्थिव विकिरण को ही वायुमंडल का प्रभावी विकिरण के रूप में भी जाना जाता है। अब हम अपनी अगली कक्षा में सीखेंगे कि किस तरीके से पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है, जो हीट बजट ऑफ अर्थ है, वह कितना मात्रा में कहाँ से एल्बिडो के माध्यम से पार चला जाता है या फिर परावर्तन के माध्यम से पार चला जाता है, और कितनी एग्जैक्ट एनर्जी हमारी सतह पर पहुँचती है जो हमारी सतह को या पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने में सपोर्ट करती है। तो उससे पहले जो हमारा बेसिक्स था कि आखिर हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो क्यों रहा है, उसको आप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, और हम अपनी अगली वीडियो में फिर विस्तार से इस पे बात करेंगे कि पृथ्वी का हीट बैलेंस है क्या। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।